यूट्यूब चैनल मेडिकल माइंड्स हब। डियर व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी जीटीटी। इस लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाई इज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म्ड, यानी ये टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है, इसके कितने टाइप्स हैं, और फाइनली हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी ओजीटीटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या जीटीटी। ठीक है, सबसे पहले व्हाई इज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म्ड, यानी ये टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हम पेशेंट को स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ग्लूकोज पिलाते हैं और या इंट्रावीनसली उसको लगाते हैं, और इसमें हम ये देखते हैं कि इस शुगर लोड की वजह से पेशेंट का शुगर लेवल कहीं ज़्यादा शूट तो नहीं कर रहा, या प्री डायबिटिक या डायबिटिक रेंज में तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये टेस्ट इसलिए परफॉर्म करते हैं। तो अब सवाल यहाँ ये बनता है कि व्हाई इज जीटीटी टेस्ट प्रेफर्ड। ठीक है, जब हम पेशेंट को ग्लूकोज लोड देते हैं तो इसकी वजह से अगर पेशेंट में इंसुलिन का मिकदार कम है या इंसुलिन की रेजिस्टेंस मौजूद है तो इस लोड की वजह से उसका शुगर लेवल शूट कर जाता है या प्री डायबिटिक रेंज में आ जाता है, जिससे अर्ली फेजेस में शुगर की डायग्नोसिस हो सकती है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एंड इंट्रावीनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। सीलिएक डिजीज का पेशेंट हो या गैस्ट्राइटिस हो, यानी पेशेंट में ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन अगर प्रॉपरली नहीं हो रही तो उसके लिए इंट्रावीनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। इंट्रावीनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में 25 ग्राम ग्लूकोज 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में विद इन 5 मिनट्स हम पेशेंट को लगाते हैं, और इसके लिए पेशेंट का फास्टिंग स्टेट में यानी नहर मुंह होना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर 1 घंटे बाद ब्लड सैंपल लेते हैं और उसमें शुगर लेवल चेक करते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रावीनस मेथड है। इसके बाद जो है ओरल को फिर फर्दर दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट यानी जीसीटी और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी ओजीटीटी। जीसीटी के लिए पेशेंट का फास्टिंग स्टेट में होना ज़रूरी नहीं है, मतलब किसी भी टाइम आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और जीसीटी में 50 ग्राम ग्लूकोज को 250 से लेकर 300 ml डिस्टिल्ड वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं और पेशेंट को विद इन 5 मिनट्स ये पिलाते हैं। शुगर पिलाने के 1 घंटे बाद हम ब्लड सैंपल लेते हैं और उसमें शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। अगर पेशेंट का शुगर लेवल 130 मिलीग्राम या 135 मिलीग्राम या 140 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा है तो पेशेंट का जीसीटी एबनॉर्मल होगा। इसके बाद जो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या ओजीटीटी। ठीक है, इस टेस्ट परफॉर्म करने के दो तरीके हैं, 1 स्टेप मेथड और 2 स्टेप मेथड। तो अब डिस्कस करते हैं एंड डिटेल के ओजीटीटी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आप पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे और किन किन लोगों को ओजीटीटी टेस्ट करवाना चाहिए, और फाइनली हम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि हमल के दौरान या बेबी शुगर जिसे भी कहते हैं कि उसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट रूटीनली प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस यानी बेबी शुगर या हमल का शुगर भी जिसे कहते हैं उसकी डायग्नोसिस के लिए ओजीटीटी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ये टेस्ट एट 24 एंड 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर्स आर, यानी किन किन लोगों को ये टेस्ट करवाना चाहिए। अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट वोमेन जो है वो ओबेस है यानी बीएमआई ग्रेटर देन 25 है तो उसको ये टेस्ट करवाना चाहिए ओजीटीटी। अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, प्रीवियस प्रेगनेंसी में किसी वोमेन को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस थी तो पेशेंट को ओजीटीटी टेस्ट करवाना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है तो ओजीटीटी टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड, या ग्लाइकोशूरिया है यानी यूरिन में शुगर का आना। अगर बार बार मिसकैरेज हो रही है तो इसके लिए भी आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं टू रूल आउट के, मतलब शुगर की वजह से ये मिसकैरेज तो नहीं हो रही। और पिछले हमल के दौरान पेट में बच्चा फौत हो चुका हो और उसका काज जो है अननोन हो तो उसके लिए भी आप ओजीटीटी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बेबी का वेट ग्रेटर देन 3.5 किलोग्राम है तो इसकी एक वजह शुगर भी हो सकती है। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स, यानी ये रिस्क फैक्टर्स है कि किन किन लोगों को ओजीटीटी टेस्ट करवाना चाहिए।
ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी OGTT। सबसे पहले जो है पेशेंट प्रिपरेशन फॉर परफॉर्मिंग OGTT, यानी पेशेंट को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। द पेशेंट मस्ट बी 8 to 12 आवर फास्टिंग, यानी पेशेंट फास्टिंग स्टेट में होना चाहिए और 8 से लेकर 12 घंटे फास्टिंग स्टेट में हो। एम्बुलेटरी पेशेंट के लिए आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। एम्बुलेटरी का मतलब ये है कि फिजिकली एक्टिव। जो पेशेंट बेड पे होते हैं तो बेड रेस्ट की वजह से शुगर की मेटाबॉलिज्म एम्पेयर हो जाती है, तो उसके लिए ये टेस्ट रिकमेंडेड नहीं है। फिजिकली एक्टिव पेशेंट के लिए आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। जिस दिन आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो द पेशेंट शुड नॉट बी एक्यूटली इल, यानी जिस दिन आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो पेशेंट बीमार ना हो। और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो बेस्ट टाइम है इट इज 7 AM to 9 AM। इसके अलावा द पेशेंट शुड बी ऑन अनरिस्ट्रिक्टेड डाइट, मतलब रूटीन में जिस तरह डाइट ले रहा होता है तो 3 दिन पहले, जिस दिन आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उस दिन से 3 दिन पहले द पेशेंट शुड बी ऑन अनरिस्ट्रिक्टेड डाइट, मतलब रूटीन में जिस तरह खाना खा रहा होता है और जो डाइट हो तो वो लेना चाहिए। इसके अलावा मेडिकेशंस की वजह से शुगर लेवल इफेक्ट हो सकता है, तो जिस दिन आप टेस्ट करवा रहे हैं तो आप उस दिन आपने डाययूरेटिक्स और कार्टिकोस्टेरॉइड्स जो मेडिसिन है वो आपने नहीं लेने, ठीक है। तो ये पेशेंट प्रिपरेशन है बिफोर परफॉर्मिंग द टेस्ट। प्रेगनेंसी के दौरान शुगर की डायग्नोसिस यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे बेबी शुगर या हमल का शुगर भी कहा जाता है, तो हमल का शुगर डायग्नोस करने के लिए OGTT टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। OGTT टेस्ट जो है 24th and 28th वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी पे ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, यानी प्रेगनेंसी के 24वें और 28वें वीक्स पर यह टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस की डायग्नोसिस के लिए आप OGTT टेस्ट 1 स्टेप मेथड भी परफॉर्म कर सकते हैं और 2 स्टेप मेथड ऑफ दी OGTT टेस्ट भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। 1 स्टेप मेथड में पेशेंट फास्टिंग स्टेट में होगा, मतलब 8 से लेकर 12 आवर फास्टिंग स्टेट में होगा। तो पेशेंट जब आता है तो हम 0 आवर या फास्टिंग स्टेट में हम पेशेंट से ब्लड सैंपल लेते हैं और इसके बाद पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज 250 से लेकर 300 ml वाटर में डिज़ोल्व करके पेशेंट को विद इन 5 मिनट्स पिलाते हैं। पेशेंट को जब हम 75 ग्राम शुगर पिलाते हैं तो पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ड्यूरिंग दिस टेस्ट पेशेंट ने कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी और खुराक वगैरह नहीं करेगा इस दौरान। शुगर पिलाने के बाद पेशेंट से हम 1 घंटे बाद और फिर 2 घंटे बाद हम ब्लड सैंपल लेंगे। एंड 1 स्टेप प्रोसीजर ऑफ द OGTT, यानी OGTT 1 स्टेप प्रोसीजर में हम पेशेंट से 3 सैंपल लेते हैं। 0 आवर यानी फास्टिंग स्टेट में पहला सैंपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमने पेशेंट से पहला यानी फास्टिंग सैंपल 8 बजे लिया, फिर पेशेंट को हमने ग्लूकोज पिलाया, शुगर पिलाया। सेकंड सैंपल हम 9 बजे पेशेंट से लेंगे और थर्ड सैंपल हम 10 बजे पेशेंट से लेंगे, ठीक है। जब हम ये थर्ड यानी आखिरी सैंपल इस 1 स्टेप प्रोसीजर में पेशेंट से लेते हैं तो पेशेंट इसके बाद खुराक भी कर सकता है और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी वो कर सकता है। फिर इसके बाद ये 3 सैंपल जो हम पेशेंट से लेते हैं इसमें ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। इसके बाद है 2 स्टेप प्रोसीजर ऑफ OGTT, यानी OGTT टेस्ट परफॉर्म करने के लिए 2 स्टेप प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करेंगे। इसमें 2 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में पेशेंट का फास्टिंग स्टेट में होना ज़रूरी नहीं है। पेशेंट को आप 50 ग्राम शुगर पिलाएंगे विद इन 5 मिनट्स, ठीक है, और 1 घंटे बाद यानी शुगर पिलाने के 1 घंटे बाद ब्लड सैंपल लेंगे, ठीक है, और उसमें ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे। तो अगर शुगर का लेवल यानी ग्लूकोज का लेवल 130 मिलीग्राम या 130 मिलीग्राम से ज़्यादा था तो फिर आप प्रोसीड करेंगे सेकंड स्टेप की तरफ। अगर शुगर का लेवल 1 घंटे बाद 130 मिलीग्राम से कम था तो फिर सेकंड स्टेप की तरफ आप प्रोसीड नहीं करेंगे, यानी ये स्टेप आप परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें अब अगर किसी पेशेंट का शुगर लेवल 130 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा है तो फिर हम प्रोसीड करेंगे सेकंड स्टेप की तरफ। तो इस सेकंड स्टेप के लिए जो है पेशेंट का फास्टिंग स्टेट में होना ज़रूरी है। तो ये टेस्ट आपने कमिंग डेज में परफॉर्म करना है, ठीक है।
ताकि पेशेंट जो है फास्टिंग स्टेट में हो। तो इसके लिए यानी सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, पेशेंट जब फास्टिंग स्टेट में आता है तो हम 0 आर सैंपल लेते हैं, मतलब फास्टिंग स्टेट में पेशेंट से ब्लड सैंपल लेते हैं, फिर 100 ग्राम ग्लूकोज 250 ml वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और पेशेंट को पिलाते हैं विदिन 5 मिनट्स। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम 3 सैंपल और लेते हैं आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर एंड आफ्टर 3 आवर। 2 स्टेप प्रोसीजर में हम 4 सैंपल लेंगे। ठीक है, फास्टिंग स्टेट में हम ब्लड सैंपल लेते हैं और जब शुगर पिलाते हैं तो शुगर पिलाने के बाद आफ्टर 1 आवर, 2 आवर एंड 3 आवर्स, ठीक है, हम ब्लड सैंपल लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट 2 स्टेप प्रोसीजर एंड 1 स्टेप प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग OGTT। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस को आप कैसे डायग्नोस करेंगे। अगर आप 1 स्टेप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं या 2 स्टेप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप शुगर लेवल से कैसे आप डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है या नहीं। अब अगर आप 1 स्टेप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो जैसे हमने डिस्कस किया कि 1 स्टेप प्रोसीजर में हम 3 सैंपल लेते हैं, फास्टिंग ब्लड सैंपल, 1 आवर ब्लड सैंपल और 2 आवर ब्लड सैंपल। अगर फास्टिंग शुगर का लेवल 92 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा है तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होगी। इसके अलावा अगर ये नॉर्मल है और 1 आवर ब्लड सैंपल जो है उसका वैल्यू 180 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा है तो पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होगी। सेकेंड आवर अगर शुगर लेवल 153 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा है तो पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होगी। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी रिज़ल्ट यानी फास्टिंग शुगर लेवल, 1 आवर शुगर लेवल और या 2 आवर ब्लड शुगर लेवल जो है, कोई भी इन तीनों में से कोई भी एबनॉर्मल होगा तो पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होगी। इसके अलावा 2 स्टेप प्रोसीजर में जैसे हमने पढ़ा कि इसमें हम 4 सैंपल लेते हैं, 0 आवर ब्लड सैंपल, 1 आवर, 2 आवर और 3 आवर। यानी फास्टिंग स्टेट पे हम शुगर लेवल चेक करते हैं और शुगर पिलाने के बाद जो है 3 सैंपल लेते हैं और उसमें शुगर लेवल चेक करते हैं। तो इन 4 रिजल्ट्स में से कोई भी 2 रिजल्ट्स एबनॉर्मल होंगे तो पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होगी। तो इन 4 सैंपल्स में से अगर कोई भी 2 ब्लड सैंपल में शुगर लेवल इस रेंज में आ रहे हैं, इस रेंज में या इससे ज़्यादा रेंज में आ रहे हैं तो पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होगी। यानी अगर ये 2 रिजल्ट्स एबनॉर्मल होंगे तो भी पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होगी, अगर ये दोनों एबनॉर्मल होंगे तो भी पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होगी। लेकिन यहाँ ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस की डायग्नोसिस के लिए आपने टेस्ट OGTT टेस्ट जो है 2 दफ़ा परफॉर्म करना है। तो इसीलिए रिकमेंडेशन यही है कि OGTT टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड at 24th and 28th weeks of the pregnancy. So this is all about OGTT and I hope I have been able to clarify all your questions related to OGTT. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।